स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बिगड़े हालातों को काबू में लाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यानी कि CAQM ने इससे जुड़े आदेश जारी कर दिए। इसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अभी स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही दफ्तरों, कंस्ट्रक्शन और ट्रकों की एंट्री को लेकर भी फैसले लिए गए हैं। राजधानी दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 11 में से 6 थर्मल पावर प्लांट 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। सिर्फ 5 प्लांट NTPC झज्जर महात्मा गांधी TPS, CLP झज्जर पानीपत TPS, HPCGCL नाभा पावर लिमिटेड TPS राजपुरा और तलवंडी साबो TPS मनसा में ही काम होगा। वहीं दिल्ली एनसीआर के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान आदेश तक अगले जो हैं वो बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी। वहीं दिल्ली एनसीआर के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में काम करने वाले 50% कर्मचारियों को ही आने की अनुमति होगी। बाकी 50% कर्मचारी 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम के मोड में काम करेंगे। इसके अलावा 21 नवंबर तक सभी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि रेलवे सर्विसेज, मेट्रो सर्विसेज, एयरपोर्ट और इंटर स्टेट बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रहेगी। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में सारे ट्रकों की एंट्री 21 नवंबर तक रोक दी गई है। इसमें सिर्फ जरूरी सामानों को ढोने वाले ट्रकों को ही छूट दी गई है, जबकि पेट्रोल की 15 साल पुरानी, डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। व्यस्तम इलाकों में ट्रैफिक टास्क फोर्स की टीमें तैनात की गई हैं ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। जल्द से जल्द CNG बसों की संख्या बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं कमीशन ने डीजल जनरेटरों यानी कि DG स्टेट्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। इमरजेंसी होने पर ही DG सेट्स के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। वहीं एंटी स्मॉग गन और पानी का छिड़काव करने वाली मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में दिन में 3 बार धूल हटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही जो निर्देश जारी किए गए हैं उसका क्या असर रहा, इसे लेकर हर दिन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी निगरानी भी करेंगे और इसके बाद 22 नवंबर को आयोग के सामने जो कंप्लेंट्स रिपोर्ट है वो पेश करेंगे। तो आज इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे कि आखिरकार क्या नीति तय की जा रही है इसको लेकर और कितनी कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो हालात हैं उससे कैसे निपटा जा सकता है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि कारगर होगा क्या प्रदूषण पर पहल जो इस वक्त ली जा रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी बीजेपी की तरफ से हैं, बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ हुदा जरीवाला आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, हुदा जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ JP मैथानी जी एनवायरमेंट है, बहुत स्वागत है JP मैथानी जी आपका, पर्यावरणविद के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आप ही से मैं समझना चाहूंगी, बाद में इस पर राजनीति और सारे जो बयानबाजी लेंगे, कितना महत्वपूर्ण JP जी इस वक्त हो चुका है, क्योंकि हालात हम देख रहे हैं गंभीर श्रेणी तक जा पहुंचे हैं और ये कोई नई बात नहीं है दिल्ली NCR के लिए। हर साल अमूमन इस वक्त ये हालात हो जाते हैं। पर्यावरणविद होने के नाते सबसे पहले आपसे यही मैं जानना चाहूंगी और आप क्या इस पर कहना चाहेंगे कि हालात कहां तक पहुंच गए हैं, कितना अब हमें सचेत होने की जरूरत है। आपको मेरी आवाज आ रही है नेहा जी? जी JP जी आवाज आ रही है मुझे आपकी। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा जो आपने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लिए रखा है। मेरा सुझाव यही रहेगा कि जो वर्तमान सरकार है या पहले भी जो सरकारें रही है वो अगर हमेशा पर्यावरणविदों की या साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की खर्च रहे होते तो आज वर्तमान में इस तरह के हालात उत्पन्न नहीं होते। हमको लगता है कि दिल्ली सरकार या किसी भी राज्य सरकार को जब वो अपने यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर और अच्छा बनाते हैं तो नेचुरली वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। जो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर में आप देखते हैं एक एक दो
चौपहिया वाहन, दुपहिया वाहन भी। और ये वाहन मजबूरी में लोग खरीदते हैं क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुनिश्चित समय पर उनको हॉस्पिटल, ऑफिस या संबंधित कार्यों के लिए पहुंचाएगा या नहीं। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने अपने स्टेट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सरल, सुगम बनाए, सुलभ बनाए। एक ही बात बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से बड़े बड़े निर्माण कार्यों के दौरान ग्रीन कवर को कम किया जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, और उस समय वहाँ पे एंटी स्मोक या धूल कणों को एकत्रित करने वाली मशीनें सही समय पे नहीं होती है, तो ये प्रदूषण दिल्ली में जो आज हो रहा है, ये आज नहीं हुआ, इसकी प्रक्रिया लगभग 90 दिन पहले शुरू हो चुकी है। और बीच में फिर पराली की बात है, हम कहते हैं पराली से होने वाला प्रदूषण तो 6 से 10% ही है। नहीं जेपी जी, ये कारण हम सबको पता है और कारणों को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। मैं चाहती हूँ, आप पर्यावरणविद हैं, आप ये हमें समझाएं और ये हमें बताएं कि स्थिति कहाँ पहुंच गई है और क्या अब कदम उठाने की जरूरत आन पड़ी है। ये क्यों हुई है, वजह क्या है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन जो कदम उठाने की तरफ जो मैंने बात की है वो यही कहा है कि हमको सतत प्रयास करने पड़ेंगे। प्लांटेशन ड्राइव जो है, अभी तो इस समय प्लांटेशन करने से तो कोई फायदा होगा नहीं, बिल्कुल, इसके बाद तो 10 साल बाद मिलेंगे। लेकिन त्वरित रूप से तो यही है कि हम जो भारी प्रदूषक वाहन है या जो इंडस्ट्री है जहाँ ओपन कोयला जलता है, पॉलिथीन, प्लास्टिक, थर्माकोल, रबर के टायर वगैरह जलाए जाते हैं, इनका त्वरित प्रबंध लगे। दिल्ली और एनसीआर एरिया में जो बड़े बड़े निर्माण कार्यों में जिप्सम, सीमेंट, कंक्रीट का जो धूल का अकुमुलेशन होता है उसको रोकें, ये सरकार ने किया भी है। लेकिन पिछली भी सरकारें या वर्तमान सरकार भी जो दिल्ली में है, उन्होंने हमेशा वैज्ञानिक सलाहों को दरकिनार रखा, अपने पॉलिटिकल स्वार्थों को। चलिए, इसी पॉलिटिकल स्वार्थ इस पर क्यों हावी हो गया, इसी पर अब हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। धर्मेंद्र भारद्वाज जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। बहुत स्वागत है भारद्वाज जी आपका। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी, जरा आप हमें ये बताइए क्या कुछ जवाब दिया गया है, कुछ अपडेट अगर आपके पास है, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत गाइडलाइंस भी दी जा रही हैं। क्या जो है अब आम आदमी पार्टी या दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी परमिशन दे चुके हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर जो भी बोला था, उन्होंने दिल्ली सरकार से प्लान मांगा था। प्लान हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हमने दिल्ली में बैन कर दी है। स्कूल कॉलेजेस हमने बंद कर दिए, ट्यूशन हमने बंद कर दिए हैं। उसके अलावा जगह जगह सड़कों में पानी का छिड़काव हो रहा है। 450 से ज्यादा वाटर टैंकर हमारे काम कर रहे हैं। हमारा ओपन जो एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन वो चल रहा है, एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है, हमारा 10 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान चल रहा है। सब कुछ हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया। अब जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहेगी, निश्चित तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। और हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त और लगाई है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन करना है, तो दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन दिल्ली के लॉकडाउन लगाने से दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म नहीं होगा। उसके लिए एनसीआर के जो शहर है उनमें भी लॉकडाउन लगाना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन अपना पॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि दिल्ली चारों तरफ से, अगर आपने देखा होगा, ये पॉलिटिक सिटी से घिरी हुई है। गाजियाबाद देश का 4थे नंबर का प्रदूषित शहर है, नोएडा 6ठे नंबर पे, फरीदाबाद 5वें नंबर पे। तो दिल्ली चारों तरफ से, जो दिल्ली की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, वो चारों तरफ से देश के जो 10 प्रदूषित शहर है उनसे घिरी हुई है। तो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सारे फैक्ट रखे हैं और कोर्ट को बताया है कि सिर्फ दिल्ली में लॉकडाउन लगा के आप पॉल्यूशन का समाधान नहीं हो सकता। अगर लॉकडाउन लगाना के साथ एनसीआर में भी लॉकडाउन लगाना चाहिए। ठीक है, रमाकांत मिश्रा जी, सरकार की तमाम कोशिशें काफी लग रही हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकारें हो, कुछ एहतियाती कदम त्वरित तरीके से शुरू कर देती हैं उठाना, पहले कुछ नहीं किया जाता। पूजा जी, ऐसा है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे, दिल्ली की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, वो अपेक्षा पे आम आदमी पार्टी कभी खड़ी नहीं। आप अगर देख लें, जहां पर बात है, अगर सड़क की ले लें, चाहे प्रदूषण की ले लें, चाहे जल का स्तर ले लें, चाहे सुरक्षा को लेकर के ले लें, और एक मुद्दे पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी बिल्कुल ही जनता के अपेक्षाओं पे खड़ी नहीं। अभी देख लीजिए, शीतकालीन निरीक्षण अभी हुआ था,
निश्चित तौर पर प्रदूषण का, जब आपको पता है जो अक्टूबर के महीने में ये प्रदूषण दिल्ली के ऊपर में बहुत बड़ा एक खतरा मंडराता रहा, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया। पूरे साल आप कुछ करती नहीं। आप अगर देखेंगे जो ऐसे 21 हॉट स्पॉट जो सीपीसीबी द्वारा निरीक्षण किए गए हैं, उसमें से 12 केवल दिल्ली में है। मैं नाम गिनाना चाहूंगा भारद्वाज जी को बड़े सम्मान के साथ। पूजा जी, एक तो मायापुरी, वजीरपुर, मुंडका, पंजाबी बाग, आरकेपुरम, वारका, रोहिणी, नरेला, ओखला, आनंद विहार और विवेक विहार। इसमें 12 ऐसे हैं, 21 में से 12 ऐसी जगह हैं जहाँ पे दिल्ली में खास करके प्रदूषण का स्तर है बहुत ज्यादा। 4 यूपी में है, 4 हरियाणा में है, 1 राजस्थान में है। भारद्वाज जी को सोचना पड़ेगा इस चीज, क्योंकि कहां पर हमसे गलती हो रही है, कहां पर हमसे चूक हो रही है। आज आप देख रहे हैं लॉकडाउन नौबत आ गई है। क्या लॉकडाउन से इस समस्या का हल निकलेगा? क्या यहाँ पर जो मजदूर हैं क्या फिर से पलायन होने के लिए मजबूर हो जाएंगे? 2 दिन से किस तरह से लॉकडाउन, लेकिन रमाकांत जी, सिर्फ ये दिल्ली की परेशानी नहीं है, जो अन्य राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार भी है, चाहे हम यूपी हरियाणा की बात कर लें, पराली को लेकर बड़ी समस्या आ जाती है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। उसको लेकर जो है सब चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है, उसको लेकर ना तो चालान हो रहे हैं, ना इस पर लेकर कुछ एक्शन हो रहा है। पूजा जी, मैं इसका जवाब दूंगा। पराली को लेकर के 4 से 5% का सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, 4 से 5% पराली का जो प्लान है। लेकिन यहाँ इस तरह से हर एक चीज की अवहेलना की जा रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे कचरे डंपिंग की बात हो, जहां पर बात है औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह से कचरों का इस तरह से हो रहा है, जैसे बिल्कुल लापरवाही एकदम नजर आ रही है। यहाँ आम पार्टी बिल्कुल लापरवाही, खासकर आज दिल्ली की जनता त्रस्त है, चाहे वो पानी के लिए हो, चाहे वायु के लिए हो, और हम लोग इसमें जीने को ऐसे मजबूर हैं कि मैं आपको कह नहीं सकता। हम लोग जब सुबह निकलते हैं, अब बात आज हम कर रहे हैं प्रदूषण को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं, कितने कारगर वो साबित हो पाएंगे, और उसको लेकर आखिरकार हमारी जो सियासतदान है वो क्या कर रही है। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए, उन्हीं से हम चर्चा कर रहे हैं। भारद्वाज जी, इस पर एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय आपको नहीं लगता है कि दिल्ली सरकार को इस पर जल्द से जल्द एहतियाती कदम उठाना होगा? अब आपने कहा कि ये सब कदम जो उठाए गए, आपने तमाम चीजें गिनवा दी हैं, लेकिन ये हालात छुपे नहीं है किसी से। हमें पता है कि इस समय हर साल ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि लॉकडाउन वाली स्थितियां पैदा होने लग गई हैं। आने वाले समय में और गंभीर इसको लेकर जो है सिचुएशन हो सकती है। कारगर कदम उठाने की जरूरत आ चुकी है। जी मैं 2 चीज आपको कहना चाहता हूँ। पहली बात तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि दिल्ली का पॉल्यूशन कोई आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल नहीं लेके आए। दिल्ली का पॉल्यूशन हमें विरासत में मिला था, और काम तो उसको करना पड़ेगा। विरासत में तो तमाम गड्ढे मिलते हैं, भरना तो पड़ता है जो सरकार होती है। पूजा जी सुन लीजिए, अगर दिल्ली में जो पहले की सरकारें थी उन्होंने प्रदूषण को खत्म करने के लिए कोई काम किया होता तो शायद दिल्ली को दिन न देखना पड़ता। दूसरी बात जो आपने कहा, और हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा बीजेपी के साथी ने, कि दिल्ली का जो AQI लेवल है ना वो 10 महीने सबसे कम रहता है। सिर्फ अक्टूबर नवंबर के महीने में ये 4 गुना जंप कर जाता है। इसका सीधा सा कारण देखिए, 10 महीने दिल्ली का AQI लेवल 100 से नीचे है, तो 2 महीने में 100 बढ़ता। उसका कारण सीधा ये है कि पराली जब जलती है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में, उसका असर दिल्ली में आता है। ये सबको मानना पड़ेगा। दूसरी बात जो मेरे पैनलिस्ट ने कही कि दिल्ली की कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली का पॉल्यूशन नहीं है अपना। दिल्ली को तो मजबूरी में जहरीली सांस लेनी पड़ रही है, क्योंकि NCR के स्टेट में कोई काम नहीं हो रहा। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अभी भी पराली चल रही है। दिल्ली की सरकार ने बायो डिकम्पोजर की टेक्नोलॉजी दिल्ली के किसानों को दी, जिससे किसानों ने अपनी जो पराली से उसको खाद में तब्दील कर लिया। अगर दिल्ली का किसान अपनी पराली को खाद में तब्दील कर सकता है तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में क्यों नहीं कर सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। अगर दिल्ली की सरकार फ्री में बायो डिकम्पोजर का फ्री ऑफ कॉस्ट छिड़काव किसानों की फसल में करवा सकती है तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारें क्यों नहीं करा सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर हमने सारी की सारी इंडस्ट्री CNG पे कर दी। दिल्ली का सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने CNG पे कर दिया। अगर दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम CNG पे हो सकता है तो गाजियाबाद का, गुड़गांव का, नोएडा का, फरीदाबाद का क्यों नहीं हो सकता? अगर दिल्ली की इंडस्ट्री CNG पे जा सकती है तो गाजियाबाद की, गुड़गांव की, नोएडा की इंडस्ट्री क्यों नहीं CNG पे कन्वर्ट हो सकती?
धर्मेंद्र जी, दिल्ली में क्या कुछ कदम उठाए हैं ये आपने कर दिया है और फिर से जो है दोषारोपण की राजनीति इस पर होने लगी है। जेपी मैथानी जी, क्या आपको लग रहा है इस पर सियासत करने के बजाय हमें एक साथ मिलकर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि जो जहरीली हवा है वो पार्टी या नेता देखकर नहीं आएगी, वो जहर नहीं घोलेगी, ऐसे वो हम सबके लिए ही नुकसानदायक है। मेरा मानना ये है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो दिल्ली में अपनी अपनी सरकारें चलाते हैं, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है, ये लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के स्वास्थ्य का सवाल है। और दिल्ली को लोग अपनी हेल्थ कैपिटल भी मानते हैं। देश ही नहीं, विदेशों से भी हजारों लोग यहाँ से इलाज के लिए आते हैं और उनके अटेंडेंट कहते हैं कि यहाँ तो रहने लायक हवा ही नहीं है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड कहते हैं कि यहाँ तो नीला आसमान ही नहीं दिखाई देता है। तो ये अब मुझसे पहले जो पूर्व वक्ता थे उन्होंने ये कहा कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो विरासत में मिला है। ये पिछले 25 साल का जो अगर आप ऐतिहासिक दस्तावेज देखें या यहाँ के मौसम के डाटा देखें तो उसके आधार पे ये बात सच है कि दिल्ली में हर वर्ष लगातार हवा जहरीली हो रही है। उसके लिए अलग अलग सेक्टर है और अलग अलग सेक्टर के लिए समुचित और सुनियोजित लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रणनीति बनानी होगी। उन रणनीतियों में ये हो सकता है कि एक ग्रीन बेल्ट की बात हो, दूसरा प्रदूषण करने वाले उद्योग धंधों को अल्टरनेटिव डेवलप की जाए, उद्योग धंधों को बंद कर देना और ये सार्वजनिक उपक्रम के ट्रांसपोर्ट को बंद कर देने से लाखों लोग बेरोजगार होंगे। उनके स्वरोजगार के साधन कैसे विकसित होंगे, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर एरिया में सारे देश के समस्त प्रदेशों के लोग रोजगार के लिए आते हैं। इस पर भी सरकारों को सोचना होगा। अब मुझसे पूर्व वक्ता ने वेस्ट डिकम्पोजर की एक बात कही थी कि नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग ने ICAR की टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर और वेस्ट डिकम्पोजर डेवलप किया। ये वेस्ट डिकम्पोजर पराली ही नहीं बल्कि अन्य कागज, गत्ते, कपड़ा, जूट के बैग और घरों की जूठन जो अपघटित होने वाला कचरा है उसको फटाफट अपघटित कर कंपोस्ट में बदलता है। लेकिन इसमें भी न्यूनतम 60 दिन लगते हैं, 60 डेज लगते हैं, 2 महीने लगते हैं। तो पराली को धान जब काटा जाता है पराली उसके तुरंत बाद ही पैदा होती है, क्योंकि पराली से ही धान अलग किया जाता है। तो वो जो पराली है उसको जलाया जाए, बल्कि उसको जहाँ जिन प्रदेशों में चारे की कमी है उन प्रदेश सरकारों के साथ बातचीत करके वो पराली उनको दे दी जाए। ट्रांसपोर्ट उस स्टेट की राज्य सरकार वहन कर ले तो पराली जलानी नहीं पड़ेगी। इस ऑल्टरनेटिव पर भी विचार किया जाए। ठीक है जेपी जी, बिल्कुल बात इस प्रोग्राम के शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि इतने स्कूल बंद कर दिए, 50% अटेंडेंस के साथ सार्वजनिक उपक्रम या सरकारी दफ्तर खुले होंगे, डिफेंस को छूट होगी, रेलवे सर्विसेज बाधित नहीं होंगी। लेकिन हमारा मानना है कि चीजों को ऑफ और ऑन करने से समस्याएं हल नहीं, बिल्कुल हल नहीं होंगी और हमें वही समाधान ढूंढना है। इसको लेकर हमें सिर्फ एक दूसरे पर आरोप नहीं मढ़ने हैं। जी रमाकांत जी, प्रतिक्रिया आपकी। पूजा जी देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि 6-7 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, खास करके प्रदूषण और स्वास्थ्य के ऊपर में। इन्होंने इन्वायरमेंट सेस के नाम पर 1439.65 करोड़ रुपए इन्होंने वसूली किए जनता से। 1439.65 करोड़। इन्होंने वादा किया था इलेक्ट्रिक बसेस का, उन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने वादा किया था स्मॉग टावर का, इन्होंने कुछ नहीं किया। आप मुझे बता दीजिए कहां पर इन्होंने स्मॉग टावर लगाया और कहां पर इलेक्ट्रिक बसें आ गई। तो देखिए लास्ट समय में नहीं, लेकिन इसको लेकर ठीक है, आप आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर आप ये भी बता दीजिए कि हरियाणा में, पंजाब में या फिर यूपी में क्या कदम उठाए गए हैं। खासतौर पर अगर हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर क्या किया जा रहा है? वहां पर पराली जलाने से तो रोक नहीं पा रही है सरकार, बाकी क्या कदम उठाए गए फिर वहां? पूजा जी ऐसा है, मैं कह रहा हूँ 21 ऐसे हॉट स्पॉट में से 12 केवल दिल्ली में और 4 हरियाणा और 4 यूपी में और 1 राजस्थान में। आप एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जो यूपी की जो क्षेत्रफल, यूपी का जो क्षेत्रफल है उसमें और उसके जो पॉपुलेशन है 24 करोड़, यहाँ पर 2 से 2.5 करोड़। आप समझ सकते हैं जो कि दिल्ली जैसे स्थिति को इन लोग नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं।
और जहां तक बात है वहां पर और राज्यों की बात बता रहा हूं, निश्चित तौर पर वहां पर चाहे वो सेंट्रल की टीम हो, चाहे कोई भी हो, मॉनिटरिंग, चाहे वो आपको कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान के तहत हो, चाहे वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत हो, हर एक जगह पर उस तरह से सेंट्रल टीम उसके पर काम भी कर रही है। लेकिन सेंट्रल टीम के साथ आप अगर जिस तरह से कोऑर्डिनेशन बना करके अगर दिल्ली में किया गया रहता तो आज ये स्थिति नहीं होती। जो यहाँ पर जो लॉकडाउन की जो फिर से जो बातें चल रही है, क्या ये मजदूर फिर क्या पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे क्या? इस तरह का जवाब इनको देना पड़ेगा भारद्वाज जी को। मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता हूँ। जी पूजा जी। धर्मेंद्र जी, फाइनल कमेंट्स क्या जो है, अब क्या आपको लग रहा है कि कदम उठाया जा रहा है और अब जो है कितना सचेत हो जाने की हम सबको जरूरत है? देखिए, पॉलिटिकल बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, आपको पता है ये हम सबके लिए हानिकारक है। पूजा जी, मैंने भी, हमारे सीएम साहब ने, हमारे डिप्टी सीएम ने और हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने एक ही बात कही कि लॉकडाउन हमेशा लास्ट सोल्यूशन होता है, लॉकडाउन कभी भी पहला सॉल्यूशन नहीं होता। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इंटरवेंट करा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो कहा, हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सारी बातों को पालन करा है। और निश्चित तौर पर आज हियरिंग है, हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है, लॉकडाउन के अलावा हमने जो काम कर रहे हैं हमने सारे काम सुप्रीम कोर्ट को बताए हैं। और हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन जैसी स्थिति में नहीं लेके जाएगा। और ये भी हमने कहा है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है तो हम लॉकडाउन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन लॉकडाउन अगर होना चाहिए सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली के साथ एनसीआर के भी सारे शहरों में लॉकडाउन होना चाहिए। अगर लॉकडाउन ही सॉल्यूशन है, हमने सुप्रीम कोर्ट का भी सबमिशन, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आए धर्मेंद्र जी? हमें और आपको पता है लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं है। कितना नुकसान इससे होता है हम ये जान चुके हैं। पिछले सालों में कोरोना के दौरान हमने देखा है लॉकडाउन से क्या होता है। और अब आप इसको एक रीत मत बनाइए कि उस वक्त अगर लगा दिया गया जरूरी था तो फिर हर एक चीज में लॉकडाउन को हम लगा देंगे या फिर बंद कर दिया जाएगा। बंद कभी समाधान नहीं होता, ये आपको भी पता होगा। कितना नुकसान होता है हर चीज का, राजस्व से लेकर आम लोगों का कितना ज्यादा नुकसान होता है। जरूरत यहाँ पर है कि आप कारगर कदम उठाएं, कुछ ऐसी रणनीतियां तय करें ताकि आम जनता भी सोचे कि कुछ किया गया। बहरहाल शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।